Hello everyone. So today we are back with another video from our lesson climate. So basically अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट पढ़ रहे थे। हम लोग ऑलरेडी व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर, दोनों में डिफ्रेंसिएशन समझ चुके थे। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो होती है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारी चीज़ें हम लोग डील कर चुके थे। तो वो हम जब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे कि ये जो हमारा टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। तो वो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा ह्यूज वेरिएशन हम लोग देखते हैं, हमें विजिबल होता है। ओके, तो फैक्टर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम उसमें ऑलरेडी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ चुके थे। लैटिट्यूड तो हमने देखी थी ना, लाइक उसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर में जब हम लोग बात कर रहे थे सारा की जो डे एंड नाइट वगैरह आती है, लैटिट्यूड्स पे और लॉन्गिट्यूड्स पे डे एंड नाइट आती है, और लैटिट्यूड्स पे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं इंडिया को ट्रॉपिकल इनटू और सब ट्रॉपिकल रीजन में। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के पास दोनों फीचर्स है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स के। फिर हमारे पास आ जाता है एल्टीट्यूड, जहाँ हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स देखे थे, जहाँ 6000 उनकी एवरेज हाइट थी। तो दैट एल्टीट्यूड वाज आल्सो क्लियर कि जैसे जैसे आप लाइक हाइट्स पे जाते हो तो आपको अलग वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट मिलता है, और जैसे हम लोग लोअर एल्टीट्यूड्स पे आते तो हमें अलग वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और क्लाइमेट मिलता है। ओके, सो आज हम लोगों को पढ़ना था प्रेशर विंड्स। तो मैं पहले ही थोड़ा बहुत प्रेशर विंड्स के बारे में समझा चुकी थी कि इंडिया का क्लाइमेट और वेदर जो है वो इन थ्री, मतलब अगर हम ऐसे बेसिकली देखेंगे हमारे एनसीईआरटीज़ में तो हमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से हमारा क्लाइमेट इतना ज़्यादा या वेदर इतना ज़्यादा वेरी करता है, दैट इज़ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर विंड्स। पर हम लोग इस प्रेशर विंड्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल में क्लासीफाई कर लेंगे ताकि लाइक बोलते ना कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए हमारे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग प्रेशर एंड विंड्स से, फिर उसके बाद में अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा ये आज का वीडियो, प्लीज़ पे अटेंशन। सो स्टार्टिंगली प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, तो मैं ये स्टार्टिंग से ही समझा चुकी हूँ। प्रेशर और सरफेस विंड्स की जब हम बात करें तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है ना, प्रेशर मतलब तो हमें भी पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है। तो ये चीज़ तो तुम हमेशा याद कर लो कि जो विंड्स है वो मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तुम्हें तुम्हारे चीज़ यहाँ पे क्या याद करनी है, विंड जो मूव करेगी इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तुम्हें भी पता है, तुम्हें पता है कि विंड में हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, स्टैंडर्ड पे हम लोगों ने किया था। और फिर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी मैं फिर उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे लैंड पे लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है, वाटर पे कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, लैंड सरफेस वगैरह पे, वो बहुत अच्छे से मैं समझा दूँगी। सो इफ़ यू वांट टू नो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें समझ में आता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है। ओके, तो हम सरफेस विंड्स की जब हम बात करते हैं तो सीधी बात है कि भाई ये सरफेस है और यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो विंड्स मूव कर रही है उसे हम लोग सरफेस विंड्स बोलेंगे। ओके, सो स्टार्टिंगली द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इंडिया जो है वो रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर आता है। दैट मीन्स इसको हम कैसे समझते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर। सी, ये वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको इसीलिए वापस से रिकॉल कर रहे थे हम लोग। याद करो ये अर्थ है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे आ जाता है। फिर अब इसको मैंने हमेशा आपको बताया था कि विंड का डायरेक्शन देखना, विंड जहाँ से आती है, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, या जहाँ से उसकी टेल होती है वो उसका डायरेक्शन माना जाता है। तो यहाँ से जो विंड मूव कर रही है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ है, ये इधर ईस्ट है, तो इसलिए इसका विंड का नाम क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो ये हमें पता है कि यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया दिख रहा है ना, यहाँ पर इंडिया, तो इस डायरेक्शन से यहाँ पे विंड्स मूव कर रही है। तो इंडिया जो है वहाँ पे मेजरली कौन से रिवर्स आती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स पे। रिमेंबर इट, बहुत अच्छे से रट लो, ये वन वर्ड के अंदर पक्का पूछा जाता है। इंडिया वैसे CBSE NCERT में तो तुमसे शायद ना पूछा जाए ये लेसन, पर NTSC के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट। बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, इन पे ध्यान दो। सी, अभी हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर सरफेस विंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो दे ब्लो टुवर्ड्स दी साउथ। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से है यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये विंड्स थी, ये आती है साउथ की तरफ, ठीक है, इनका मूवमेंट होता है इस तरफ साउथ की विंड्स। ड्यू टू क्रोलोसिस फोर्स दे टिल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, या फिर हम बोलते हैं दे टिल्ट टुवर्ड्स दी राइटवर्ड साइड ये मूव कर लेते हैं। इसका मतलब कैसी चीज़ होती है कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारी जो विंड्स है वह नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट से अगर वो विंड स्टार्ट हुई है और वो साउथ में आ रही है तो वो इस तरीके से आएगी,
राइट, अंडरस्टूड वेरी वेल। पर यहाँ पे क्रोलोसिस फोर्स लग जाता है, क्रोलोसिस फोर्स लगने की वजह से अब ये विंड्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो गई है, मतलब लाइक राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है, तो दैट मीन्स ये टर्न हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी थोड़ा। ओके, सी दे ब्लो साउथ एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू क्रोलोसिस फोर्स। ये समझ में, क्रोलोसिस फोर्स क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगी, पहले मूवमेंट ऑफ विंड समझो कि एक विंड जो थी वो पहले साउथ में स्ट्रेट वर्ड आ रही थी, फिर उस पर एक फोर्स लग जाता है जिसकी वजह वो राइट में टर्न हो जाती है, तुम्हें इतना ध्यान रखना है अभी, ठीक है। एंड ऑन मूविंग टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब हमें ये चीज़ इसको कैसे समझेंगे, पहले ये देखो, सी यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हम लोग इसको कैसे समझ रहे हैं। ये आपको पता है, ये जो ITCZ है, इसे हम ITCZ जो होगा वो हमें आगे आपको इंडियन मानसून सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से हम उसको समझने वाले। पहले ये देखो इक्वेटोरियल लाइन दिख रही है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के बाद में आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ से देखो 0 से लेकर के हम 30 की बात करते हैं, तो बेसिकली जो इंडिया है वो आप यहाँ पे ट्रॉपिकल, जो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लाइन आपको जो दिख रही है, यहाँ से इंडिया का नदर्न पार्ट स्टार्ट हो जाता है लगभग, है ना। हमने देखा ना इंडिया इस तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में जाता है और जो सदर्न पार्ट है हमारा वो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। तो ये डिवीजन आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो जब हम इस डिवीजन की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे इस मूवमेंट ऑफ विंड्स दिख रहा है, बहुत क्लियरली एरोज बने हुए दिख रहे हैं। अब इस एरो से समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि इस डायरेक्शन से जो विंड आ रही है, ठीक है, पहले ये साउथवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही थी, जैसे अब साउथवर्ड क्यों मूव करती है, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्रिएट होता है हमारे पास हाई प्रेशर और इक्वेटर पे होता है लो प्रेशर। बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक गर्मी, तो उसे हम लोग लो प्रेशर बोलते हैं। मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो डाल ही दूंगी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, मैं डाल दूंगी, ओके, कल या परसों में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। सो इक्वेटर पे लो प्रेशर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो विंड है वो मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये साउथवर्ड आती है, क्रोलोसिस फोर्स लग गया, इसलिए ये कहाँ मूव कर जाती है, इस तरफ राइटवर्ड मूव कर जाती है। तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई, बहुत ईजिली समझ में आ गई ये वाली चीज़, ओके। हाँ, उसके बाद में क्या चीज़ है हमारे पास में, एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी होती है, एंड दैट क्रिएट्स लो प्रेशर, ओके। अब क्लियर से एक और चीज़ समझने की कोशिश करना, कैरीज वेरी लिटिल मॉइस्चर। अब ये जो रिवर्स हैं वो बहुत कम मॉइस्चर लेके कैरी, मतलब बहुत लो मॉइस्चर कैरी करती है, क्यों समझना। अभी मैंने आपको पहले तो इसका लोकेशन समझा दिया कि ये हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन से, मतलब लाइक सब ट्रॉपिकल जो 30 डिग्री होती है वहाँ से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है, साउथ में डिफ्लेक्ट होती है इक्वेटर के थ्रू। तो ये पूरा एरिया अगर आप ग्लोब में देखोगे तो यहाँ पूरा लैंड सरफेस ही है, ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई हवा, बहुत जेन्युइन सी चीज़ है, अगर कोई हवा लैंड से आ रही है तो वो ड्राई होगी, और अगर वो किसी वाटर बॉडी से आ रही है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आएगी, राइट। पर यहाँ पे हमने ये चीज़ पहले ही समझ ली है कि ये जो विंड है वो लाइक लैंड सरफेस से ही आ रही है, ठीक है, ये अब किसी भी लाइक वाटर बॉडी से नहीं आ रही। तो ये विंड्स जो है वो बहुत कैसी है, एकदम ड्राई है, ये इसीलिए बिल्कुल भी अपने साथ कोई भी मॉइस्चर कैरी नहीं करती है। तो इंडिया लाइज इन दी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए, मतलब मौसम यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि इंडिया जो पूरा है वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के अंदर आ रहा है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कैसी है, ड्राई है, ठीक है। दैट मीन्स तो क्या होना चाहिए इस अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में तुम लोगों की बुक्स में एक क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है पेज नंबर 28 पे, कि ये जो विंड्स है अकॉर्डिंग टू दिस विंड, मतलब ये जो अभी चीज़ हमने समझी है कि भाई साउथ में आ रही थी, डिफ्लेक्ट हो गई, इक्वेटोरियल में एकदम ड्राई सी विंड है, अपने साथ कोई भी मॉइस्चर नहीं लेकर के आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया शुड बी एन एरिड लैंड एंड अ लो रेनफॉल शुड बी देयर, मतलब वहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होनी चाहिए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पर ऐसा होता है क्या, नहीं, जबकि हमने इंडिया का क्लाइमेट कैसा बताया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब ये क्या चीज़ है, अब ये कहाँ से क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है। सी, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे याद करो जब हम लोगों ने मॉनसून टॉपिक ही पढ़ा था, जब मैंने आपको मॉनसून की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को क्या बोला था कि मॉनसून इज़ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, है ना, सीजनल रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा कि ये जब विंड मूव करती है, जब वो आती है फ्रॉम लाइक नॉर्थ ईस्ट से, जब वो साउथ के तरफ मूव करने लगती है, तब तो क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था, ठीक है। पर जैसे ही ये यहाँ पर आती है, जैसे ये विंड यहाँ पे राइटवर्ड रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, तो जस्ट सीजन, मतलब जो विंड्स है वो एकदम से मतलब एकदम जो, अब इसको आप क्या समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, कि यहाँ पर तो क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर और इधर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर,
ओके, ये समझने की कोशिश करना। अब ये क्यों क्रिएट हुआ है वो अभी भूल जाओ, बस तुम्हें पहले ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। अभी तुम्हें केवल ये याद रखना है कि अभी जो विंड्स थी हमारी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही थी, ठीक है। पर जैसे ही विंड यहाँ पे इक्वेटर तक आने की कोशिश करती है, इक्वेटर के पास आने की कोशिश करती है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये विंड्स जो है अब वो यहाँ से आती आती वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये वापस इसी डायरेक्शन में मूव, मतलब एक सर्कुलेटरी मोशन में मूव करने लग जाती है। ओके, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। पहली चीज इसको बहुत अच्छे से समझ लो। सी 1 by 1 विल सी अनदर पॉइंट्स आल्सो, वहां से बहुत क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। सी डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ क्रोलोसिस। अच्छा, पहले तो क्रोलोसिस फोर्स तुम्हें वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, क्रोलोसिस फोर्स क्या होता है, नहीं आया समझ में, तो पहले उसकी हम लोग समझ लेते हैं। क्रोलोसिस डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ क्रोलोसिस फोर्स, हमने ये देखा था ना कि विंड्स अभी साउथ में आ रही थी पर वो राइट में टिल्ट हो जाती है, तो वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ क्रोलोसिस फोर्स। इसे हम लोग फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन है ये। क्रोलोसिस फोर्स को हम लोग दूसरे किसी और नाम से जानते हैं, फेरेल्स लॉ। ओके, अब फेरेल्स लॉ में क्या होता है बेटा, ये अपेरेंट फोर्स है कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जैसे समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने सबने बस में या ट्रेन में ट्रैवल तो किया ही होगा, है ना। तो याद करो जब हम लोग बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो लाइक यू आर मूविंग इन दी फ्रंटवर्ड डायरेक्शन, और आप अगर अपनी विंडो से कोई भी चीज़ एमिट करने की कोशिश करते हो बाहर तो वो बैकवर्ड जाती है। क्यों? जबकि हम लोग हमारी मतलब बस जो है वो फ्रंट में मूव कर रही है ना, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करी, तो हम अगर कोई भी चीज़ नीचे गिराते हैं तो वो हमारे साथ आगे क्यों नहीं जाती, वो पीछे क्यों छूट जाती है। दैट इज़ व्हाट, मतलब यही चीज़ हमें क्रोलोसिस फोर्स समझा रहा है कि हमारा जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, मानो कि ठीक है लाइक बहुत फनी सा लगेगा ये, फिर भी इसको समझने की कोशिश करना कि ये इस वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक आई एम मूविंग फ्रॉम हियर और मैं इधर से जाकर के इस तरह मूव करने की कोशिश करूँ, पर इसके अंदर की जो भी विंड्स होगी, मतलब इसके अंदर का जो लाइक दूसरी जो विंड्स होगी, एटमॉस्फेरिक जो विंड्स होगी अर्थ के अंदर, वो अपोजिटली मूव करने वाली है। बस के थ्रू बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। बस में आपने कोई सामान फेंका, आप तो फ्रंटवर्ड जा रहे हो पर आपका जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया था वो बैकवर्ड चला गया। उसी तरीके से जब ये रोटेशन होता है ना, अर्थ का रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो विंड यहाँ पे स्ट्रेट आने की कोशिश कर रही है वो भी अर्थ के रोटेशन के साथ में दूसरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, दूसरी तरह रिटल्ट हो जाती है। तो ज़्यादा इसमें समझने की कोशिश, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इसको वापस से समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। तुमने एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अराइज होना चाहिए था कि भाई मैम आपने बताया कि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है, फाइन, पर वो विंड जो है वो इक्वेटोरियल तक आते आते वो टिल्ट हो जाती है राइट में बिकॉज ऑफ क्रोलोसिस फोर्स। तो ये ऐसा कौन सा फोर्स है? पहली बात तो डिफ्लेक्शन हो गया, किसकी वजह से हुआ? क्रोलोसिस फोर्स की वजह से हुआ। उसे और किस नाम से जानते हैं? फेरेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा फोर्स है जो क्रिएट होता है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ मूव करती जाती है, तो ऐसा नहीं ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम सेगमेंट मतलब लाइक फिक्स रह जाएंगे, नहीं, वो भी चीज़ें मूव करती जाएगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स। राइट में जब आते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं तब तो वो राइट में टिल्ट हो जाती है, और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर से आते हैं तो वो लेफ्ट में टिल्ट हो जाती है। ओके, लेट इट बी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्रोलोसिस फोर्स क्या है, रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी मतलब ये वेलोसिटीज वगैरह तुम लोगों ने इतना पढ़ा है ना फिजिक्स में, तो ये चीज़ें तुम्हें आती होगी वैसे भी। अच्छा, लाइक लास्ट कोशिश कर लेती हूँ तुम्हें और भी समझाने की। फिर भी हमारा जो ग्लोब है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है, ये हमें पता है। रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं, ये भी अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो जब ये हमारा अर्थ है जो ग्लोब मूव कर रहा है, तो इसके अंदर की जो एयर्स है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, विंड है, प्रेशर है, वो भी मूव करेगी, ठीक है। अब वही चीज़ है, मैं वही चीज़ समझा रही हूँ कि अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से ये घूमने की कोशिश कर रही है, राइट। तो इसके अंदर की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, विंड्स है, वो भी तो मूव करेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो ये नॉर्थ के अंदर तो ये राइट में टिल्ट हो जाती है और साउथ के अंदर ये लेफ्ट में टिल्ट हो जाती है। अब कॉमन सेंस लगाना, मैम नॉर्थ में लेफ्ट में क्यों हो रही है या राइट में क्यों हो रही है और साउथ में लेफ्ट में क्यों हो रही है? इफ़ आई एम फेसिंग हियर तो मैं राइट में चली जाऊँगी, इधर से मैं ये यहाँ पे फेस कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे राइटवर्ड मूव कर जाएगा। ये इस तरह फेस कर रहा है तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। तो कॉमन सी चीज़ है यार, फेस करके देख लो आप किस डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे लिए राइट हैंड ये है, ठीक है। लाइक आपने अपने टीचर्स का और आपका हमेशा लाइक हैंड कभी मैच नहीं करता होगा ना, ओके, अंडरस्टूड सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो।
सो डिफ्लेक्शन वगैरह ये समझ में आ गया, फिर भी और नहीं समझ में आया तो बस इतना से समझ लो। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट राइट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू दी लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। बस इतना सा। ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स के अंदर आपको ये पता है क्योंकि रोटेशन होता है। रोटेशन मैंने अभी भी यही समझाया था कि रोटेशन तो इस मैनर में हो रहा है ना, और पर चीजें रिफ्लेक्ट हमारी इधर की तरफ हो रही है। ओके, so object deflects to the right of the northern hemisphere and object deflects to the left of the southern hemisphere। क्लियर है इतना सा? काफ़ी क्लियर है, मुझे अच्छे से पता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर एंड विंड्स प्रेशर एंड सरफेस विंड्स अब पढ़े। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स पे हम लोगों ने क्या देखा? वापस से दिमाग लगाओ, रिकॉल कर लो, स्टोरी लिंक करने की कोशिश किया करो। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारा इंडिया है वो कम्प्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हमें पता है। नाउ अगर हम उसके एशिया में भी मैं आपको लोकेशन और ज़्यादा पूछूँ तो वो ईस्ट साइड में, तो इंडिया की लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में। तो जो विंड्स वहाँ पे मूव कर रही है वो भी कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होगी। अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है वो हाई प्रेशर में है, तो वो हाई प्रेशर से कहाँ मूव करने की कोशिश करेगी? इक्वेटोरियल रीजन पे लो प्रेशर की तरफ वो मूव करती है, पर वहाँ पे क्रोलोसिस फोर्स लग जाता है। क्रोलोसिस फोर्स लगने की वजह से वो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है राइटवर्ड। ओके, हम लोग नॉर्थ का पढ़े तो इसलिए हमें नॉर्थ का ध्यान रखना है। तो जब वो राइटवर्ड टिल्ट हो चुकी है, ठीक है, अब वहाँ पे कैसे जैसे जैसे वो जाती है तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर बेटा बहुत सारी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा ग्लोब जो है वो केवल नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की वजह से ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब तुम ये भी बोलोगे कि मैम कैसे हाई प्रेशर कैसे लो प्रेशर क्रिएट हो गया? तो बेटा हाई प्रेशर और लो प्रेशर चेंज होता है विद डे नाइट एक्टिविटीज से भी चेंज होता है। ओके, कभी सरफेस गर्म थी, फिर उसके बाद में रात हुई तो वो सरफेस बहुत ठंडी हो गई। तो इस वजह से जब वो एयर जो है, जब वो विंड जो है वो इक्वेटर पे पहुंचती है, तो जैसे वो इक्वेटोरियल एरिया पे पहुंचती है तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से फिर वो वापस ऊपर मूव करने लग जाती है इन अ सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सरफेस और प्रेशर विंड्स। अब इससे हमें क्या सीजनल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या थी, उसका मूवमेंट क्या था, ठीक है, पर अब इससे हमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अब हमें वो पढ़ना है, वो देख लो। सी द क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर इंडिया इज यूनिक, एकदम यूनिक है। मतलब हमारे पास बहुत सारे क्लाइमेट्स है, विंटर में अलग है, समर में अलग है, और ये अलग अलग सीजन्स हमारे पास क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हमारे पास मतलब लाइक चेंजेस इन विंड्स डायरेक्शन। मैंने बताया था इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और जब हमने मानसून पढ़ना ही स्टार्ट किया था तभी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो लाइक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसे हम लोगों ने क्या बोला था? लाइक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, है ना। तो लो प्रेशर एरिया मतलब मैंने बताया था, देखो बहुत इजीली समझने की कोशिश करना कि समर विंटर कैसे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे समर विंटर इसीलिए क्रिएट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, forgotten something, have I forgotten something? No, clear it is. See, just a minute. ओके, हियर वी वर, है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन समझने की कोशिश करना, डिफरेंट ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर्स में हमारे पास चेंजेस की होती है, क्योंकि इस वक्त लो प्रेशर एरिया जो है वो ओवर द इंटीरियर ऑफ एशिया क्रिएट हो गया है। समझो हाई प्रेशर इज ऑन दी सदर्न इंडियन ओशन। मैंने वही चीज़ अभी समझाई थी, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो देख लेना। जब ये मूव करने लगती है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ होता है? लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है, पर जैसे ही वो ट्रॉपिकल जोन्स पे आती है देयर इज़ अ रिवर्सल, मतलब विंड्स जो होती है वो रिवर्स कर लेती है, इसीलिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। तो वो विंड मूव हो जाती है, फिर इधर से आती आती वो राइटवर्ड मूवमेंट कैसा हो जाएगा इसका? ये राइटवर्ड आती आती वो वापस से डिफ्लेक्ट हो गई, फिर वो राइटवर्ड आएगी, फिर वापस से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सर्कुलेटरी मोशन क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अब लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर द इंटीरियर ऑफ एशिया। जहाँ पे पहले हाई प्रेशर था वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर, और सदर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, इक्वेटर के जस्ट पास में जहाँ लो प्रेशर था वहाँ क्या क्रिएट हो गया है? हाई प्रेशर। सो साउथ वेस्ट विंड्स मूविंग टुवर्ड्स इंडियन मेनलैंड। मैंने वही चीज़ समझाई है अभी बहुत ईजिली, इसको वर्ड्स में समझा दिया, पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू समझाया था। सो मूविंग ओवर द ओशियन दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर एंड कॉजेज रेनफॉल। अब समझना कि भाई मैम अब ये इसमें कैसे ट्विस्ट, अभी तक हमारे क्वेश्चन उसी पे अटके रहो कि मैंने तुम्हें बोला था कि अब जो ये मूवमेंट है विंड्स का कैसा है,
अब हम इस मूवमेंट की को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से तो आएगी तो वो ड्राई रीजन से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो आएगी तो उसको कोई भी पानी वानी का सोर्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए केवल और केवल जो है वो ड्राई सीजन लेकर के आएगी। पर मैंने आपको वहीं पे यही चीज़ समझाई है कि यहाँ से जब वो मूव करेगी तो वापस से वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। अब याद करो, जब इंडिया मैप याद करो, वर्ल्ड मैप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिलो में क्या आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं, वाटर बॉडीज आती है। अब जब वो विंड वहाँ से मूव करके जाएगी तो वो रिवर्ट होकर के जब वापस इंडिया में आएगी तो वो मॉइस्चर लेकर के ही तो आएगी, एंड दैट विल कॉज रेनफॉल इन आवर कंट्री। क्लियर इट इज़। जब वो ओशंस के थ्रू मूव करेगी, ओशंस के ऊपर से मूव करेगी, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ कैरी कर लेगी। समझ में आया ना सीजनल रिवर्सल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ड्राई सीजन उसने क्रिएट किया, फिर वो एग्जिट हो गई ओशन से, जब वो वापस से पानी लेकर के फिर इंडिया में एंटर कर रही है तो वो हमारे साथ अपने कंट्री में क्या लेकर के आने वाली है, बारिश लेकर के आनी है। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन पे। सी इट इज़ डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। अब आपको वेस्टर्ली फ्लो कैसे समझोगे ये देखना। अपर एयर सर्कुलेशन नाम बता रहा है, सरफेस विंड्स क्या होती है और एक अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है। सी अब क्लियर है, सरफेस विंड्स जो थी वो अभी तक सरफेस पे ही फ्लो कर रही थी, और जो अपर स्ट्रीम्स है, अपर एयर सर्कुलेशंस में जो विंड्स है हमारे पास, वो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे मूव करती है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो हम लोग जो हैं, आपको भी पता है इंडिया लाइज हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे है, तो हम लोग यहाँ पर इस वाली जेट स्ट्रीम, हम लोग इंडिया में हाइयर एल्टीट्यूड्स की बात करने वाले हैं। तो हाइयर एल्टीट्यूड्स का है सब ट्रॉपिकल रीजन में। बहुत ईजी सी चीज़ें, कंफ्यूज मत होना किसी भी तरीके से। यहाँ इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो बिलो वाला पार्ट तो ट्रॉपिकल है मानती हूँ मैं, अबव वाला पार्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल। हाईएस्ट जोन्स जो है हमारी एल्टीट्यूड्स, याद करो मैंने क्या पढ़ा था, हिमालय 6000 मीटर हाइट पे था, तो हायर एल्टीट्यूड्स कहाँ चली जाएगी, हमारी सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। तो यहाँ जो विंड्स मूव कर रही है हायर एल्टीट्यूड्स पे, वो कौन सी है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, जो हम लोग। और ये वेस्टर्ली फ्लो क्यों है, ये चीज़ आपको दिखना है। मैंने हमेशा बताया है विंड के मूवमेंट से उनका नाम पड़ता है, विंड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वहाँ उससे उसका नाम पड़ेगा। तो अब ये जो विंड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, वेस्टर्ली फ्लो। तो हमारे इंडिया में जो ये जेट स्ट्रीम्स आती है या अपर एयर सर्कुलेशन पे जो विंड्स फ्लो करती है बहुत हाइयर एल्टीट्यूड्स में इंडिया में, ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, वेस्ट में। सरफेस विंड्स जो थी, बहुत इजीली समझ आना चाहिए ना, सरफेस पे जो विंड्स आ रही है वो ईस्ट से आ रही है, और जो हाई अबव में रह रही है वो कहाँ से आ रही है हमारे पास, वेस्ट से। दो डायरेक्शन, ईस्ट से आ रही है ये विंड्स और ये विंड्स आ रही है वेस्ट से। क्लियर। दीज फ्लो फ्रॉम साउथ टू हिमालयाज, ठीक है। अब इनका जो मेजर फ्लो है मैंने आपको बता दिया, पहले वेस्ट से आ रही है, तो ये इस डायरेक्शन से आती है, ओके, इस डायरेक्शन में। और जबकि हम लोगों ने अभी तक सरफेस विंड्स का पढ़ा था, तो वो किस डायरेक्शन में आ रही थी, वो इस तरीके से आ रही थी, ओके। वो आ रही थी हमारे पास लाइक साउथ, ऊपर अबाउ नॉर्थ ईस्ट से जा रही थी वो साउथ की तरफ, जबकि ये कैसे आ रही है, ये साउथ से जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दोनों बिल्कुल अपोजिट चल रही है, ओके। सो अगर बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनकी डेफिनेशन के लिए, जेट स्ट्रीम्स की डेफिनेशन भी हमसे पूछी जाती है, तो आप इसको किस तरह से समझाने वाले हो। ये नैरो बेल्ट होती है हाई एल्टीट्यूड्स की, बहुत नैरो बेल्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंसली यहाँ पे विंड मूव कर रही है, ओके। नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड की, हाई एल्टीट्यूड मानूँ मैं तो इनकी एवरेज हाइट है बेटा अबाउ 12,000 मीटर्स, मतलब हमारे माउंटेन्स तो केवल 6,000 मीटर्स रह जाते हैं, ये तो और भी अबाउ चली जाती है 12,000 मीटर्स। वेस्टर्ली क्यों बोला ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ इनका डायरेक्शन है, साउथ से हिमालयाज की तरफ जा रही है, ओके। एक्सेप्ट समर, वो मैं आगे समझाती हूँ क्यों मैंने ऐसा बोला है, एक्सेप्ट समर, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ पे जो विंड्स अराइज हो रही है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इसका नाम क्यों है वो भी तुम्हें पता है। ऐसे तो फिर पोल्स पे भी आती है तो उसको हम लोग पोलर जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक बेसिक एडवांटेज है हमारे पास कि इसकी वजह से हमारी कंट्री में मानसून आता है। वो क्यों आता है वो समझना, वो भी मैं समझा दूंगी। ये वही जो आपने पिछला डायग्राम सब पढ़ा है उसी की तरह ही है, बस उसको और अच्छे से समझाने के लिए हम लोगों ने इस डायग्राम को यूज़ किया। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इंडिया ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल्स वाली जो है, अब ये तुम्हें इसी से बहुत, ये है हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, बस ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ नाम लिखा है पोलर जेट स्ट्रीम्स का, मैं बताई रही थी। तो हमें तो पोल से कुछ लेना देना नहीं, वो तो बहुत हाइट में चला जाता है, हमें मतलब किससे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से, ओके, क्योंकि इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो। सो स्पीड इसकी अगर मैं बात करूँ तो 110 किलोमीटर्स इन समर टू 184
किलोमीटर्स पर आवर इन विंटर, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग है ये। ओके, इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं। सो पोजीशन देखें अगर हम जेट स्ट्रीम्स की, तो अगर मैं समर की बात करती हूँ तो समर में इसकी पोजीशन होती है बिलो हिमालयास, और विंटर में इसकी पोजीशंस होती है अबव हिमालयास। ओके, अभी इसने समर में यहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है ये रीजन जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, तो ये यहीं पे रहेगी ट्रॉपिकल रीजन में। फिर उसके बाद में ये क्या करेगी, खुद को यहाँ से रिप्लेस करके ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये चली जाएगी अबव हिमालयास। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। अब वैक्यूम क्रिएट होने के वजह से ही अभी हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़ने वाले हैं। वहाँ से जो विंड्स है वो सारी, जो अभी हम लोगों ने मॉनसून विंड्स के बारे में भी बात किया था कि वो ओशन से रिवर्ट होकर के आ रही है, तो वो सारी विंड्स यहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर मॉनसून आ जाता है। ओके, बारिश आ जाती है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन समझोगे तो अगर मैं पूछूं जेट स्ट्रीम्स समर में कहाँ लोकेटेड है, बिलो हिमालयास, विंटर में कहाँ लोकेटेड है, अबव हिमालयास। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको क्या दिक्कत हुई। सो दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और वो इन्फ्लुएंस हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। क्रिएट, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। जेट स्ट्रीम्स में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। जेट स्ट्रीम से आपको केवल यही ध्यान रखना है कि वेस्टर्न फ्लो आ रहा है, इसका वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रॉम साउथ टू हिमालयाज ये मूव कर रही है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, 110 टू 184 किलोमीटर्स पे मूव कर रही है। समर में ये बिलो हिमालयाज होती है, और फिर अपने आप ये बाद में कहाँ चली जाती है, विंटर्स में मतलब वो कुतुब में इसका देख लेना, ऑफकोर्स नॉर्थ टू द हिमालयाज एंड साउथ टू द हिमालयाज ये मूव कर जाती है। ओके, समर्स में दैट मीन्स ये कहाँ पर है, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बोल दी ना, समर्स में कहाँ पर होगी ये यहाँ पर, और विंटर्स में कहाँ पर होगी ये यहाँ पर। अब इसको बहुत बेसिकली समझने की कोशिश करना कि विंटर्स में अब ये विंड जो है वो साउथ टू हिमालयाज मूव कर रही थी, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाकर के यहीं रुक गई है एक बार के लिए, तो यहाँ पर कंट्री में क्या आ गया, विंटर्स आ गई, ठीक है, विंटर्स हो गई। उसके बाद ये वापस आगे चली जाएगी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, समर आ जाएगा। आई थिंक सो आई एम क्लियर, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी तुम लोगों को। वापस से जेट स्ट्रीम को शॉर्ट में फटाफट से समझा देती हूँ, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो गया है तो। जेट स्ट्रीम्स जो है बेटा, दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, जिनकी एवरेज हाइट है 12,000 मीटर्स। वेस्टर्ली विंड्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे मूव फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, दे मूव फ्रॉम साउथ टू द हिमालयन रीजन्स। ओके, इनकी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज फ्रॉम 110 किलोमीटर्स इन समर टू 184 किलोमीटर्स इन विंटर। ओके, बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स होती है, पर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है हमारी वो कौन सी है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जो वेस्ट डायरेक्शन में हमें आ रही है। इसका मूवमेंट मैंने समझा दिया है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो समर्स और विंटर्स का मूवमेंट स्पेशली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, मेरी इमेज सही क्यों नहीं आ रही है, ओके कोई बात नहीं। सो नॉर्थ टू द हिमालयाज जो है वो हमारे पास समर है, और विंटर्स में जब ये साउथ में, हिमालयाज के साउथ में चली जाएगी तो हमारी कंट्री में विंटर आ जाएगा। मैंने सही तो बोला था, साउथ टू हिमालयाज, मैं क्यों कंफ्यूज कर रही थी तुम्हें। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे साउथ टू द हिमालयाज जाएगी तो विंटर हो जाएगा, और नॉर्थ टू द हिमालयाज जाएगी तो समर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर इस तरफ मूव करेगी तो वहाँ से ठंडी हवाएं लेकर के आएगी। फॉरगेट। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हमारा टॉपिक आ चुका है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो जब हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस पढ़ते हैं बेटा, तो द वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स अकर ड्यू टू द विंड्स। हमने देखा जेट स्ट्रीम्स आ रही थी, दे केम फ्रॉम साउथ, ठीक है, वो साउथ से आ रही है और वो बहुत सारी ठंड लेकर के आ रही है। मैंने क्लियर अभी यहाँ से, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब वो यहाँ से आएगी तो यहाँ पे विंटर ले आएगी हमारी कंट्री के अंदर। ओके, तो जब द वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स अकर्स ड्यू टू द विंड्स, जेट स्ट्रीम्स ब्रॉट इज ड्यू टू वेस्टर्न फ्लो ऑफ मेडिटेरियन रीजन कॉजिंग मॉइस्चर। अब ये समझने की कोशिश करना वेस्टर्न ट्रॉपिकल क्या चीज़ है, अब ये कौन सी बीमारी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सी, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कैसे आते हैं आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मूव कर रही है वेस्ट से हमारे यहाँ पे। जेट स्ट्रीम्स की जब हम बात कर रहे थे तो वो मूव कर रही थी हमारे पास, इट इज डिस्टर्बिंग मी, वो आ रही थी वेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली बेटा यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन जो है, स्पेशली यहाँ से, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन मतलब समझ में आता है, साइक्लोन्स क्या होता है। साइक्लोन्स आर दी सर्कुलेटरी विंड्स इन दी वाटर बॉडी।
ओशन वाटर बॉडी के मतलब वाटर के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर जब साइक्लोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब वो साइक्लोन्स यहाँ से मूव करते करते जो जितने भी आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसे बोला है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पर इसका एडवांटेज है हमारे यहाँ पे कैसे, अब ये जब हमारी कंट्री में आएगा तो हमारी कंट्री में यहाँ पे देखो वाटर बॉडीज से जब ये आएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री में बारिश होती है, ठीक है। अफेक्ट कैसे, पहले तो आप इसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है वो तुम्हें समझ आना चाहिए कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है। मैंने जेट स्ट्रीम से ही एसोशिएट करने के लिए बोला था कि जेट स्ट्रीम्स आती है तो वही बाद में उसका क्लाइमेटिक वही हमें इन्फ्लुएंस करती है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस में बदल जाती है हमारे लिए। यही चीज़ मैंने बताई थी। तो कहाँ थे हम लोग, ओके। सी द वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स अकर ड्यू टू विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना। इसको तीनों को लिंक करके पढ़ने की कोशिश करना, ये अकेला कुछ भी नहीं चलेगा। स्टार्टिंगली अगर मैं सरफेस विंड्स की बात करूँ तो सरफेस विंड्स भी तुम्हें पता चल गया वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से कैसे मतलब लाइक क्लाइमेटिक क्रिएट होता है, वो मूव करती है कैसे। ड्राई सीजन होता है, फिर ड्राई सीजन समर्स वहाँ से क्रिएट हुआ, फिर वो वापस जाएगी ओशन की तरफ जाएगी और वो ओशन से पानी लेकर के आएगी। अब उसी तरफ से एक और विंड आ रही है हमारे पास वेस्ट से, जो हमारे यहाँ पे विंटर लेकर के आएगी। समर हुआ, विंटर आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि जब यही जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्न फ्लो करती है, ठीक है, ये मेडिटेरियन रीजन से आती है। अब मेडिटेरियन रीजन है तो मेडिटेरियन से काफ़ी ज़्यादा पानी लेकर के आती है, ठीक है। अब वो पानी अपने साथ लेकर के आ रही है तो वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रही है। लाइक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की तुम्हें लोकेशन तो समझ में आ ही रही है, ये तो मुझे पता चल रहा है। कैसे लोकेशन समझ आ रही है कि ये वेस्ट से मूव कर रही है और ये यहाँ पर हमारे पास ये देखो यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन लिखा हुआ भी है। मेडिटेरियन रीजन है, काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है। अब ये जब यहाँ से मूव करेगी तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ लेकर के आएगी, राइट। तो मॉइस्चर जब अगर वो लेकर के आएगी तो कभी भी कोई भी विंड अगर मॉइस्चर लेकर के आ रही है तो वो क्या लेके आएगी, क्या इन्फ्लुएंस करेगी, बारिश ऑफकोर्स। सी ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड। कैसे, रेन शावर्स आर ब्रॉट इन दी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो विंड है वो हमारे पास क्या लेके आ रही है, रेन शावर्स लेकर के आ रही है। क्लियर हुआ अब तो काफ़ी चीज़ें। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो भी समझ लो। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वेस्टर्न मतलब सब ट्रॉपिकल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो दोनों रीजन्स में आता है। ट्रॉपिकल भी होता है तो सब ट्रॉपिकल भी होता है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल का तो आपने समझ लिया। अब ट्रॉपिकल में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है ना बेटा, लाइक आप इंडिया का मैप याद करो, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज होती है इनमें भी साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। इनमें भी साइक्लोन्स आते हैं अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। मतलब मानसून का अगर मैं सितंबर अगस्त का जो अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त का, ये सितंबर का जो मंथ होता है ये हमारा मानसून सीजन होता है, बारिश वाला, ठीक है। इसके बाद में अक्टूबर नवंबर तक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानसून होता है। अब काफ़ी ज़्यादा मानसून की वजह से क्या होता है कि जो कोस्टल वाटर होता है वहाँ पे मानो कि बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स है, बहुत तेज़ हवाएं आई, तो सारा पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, कोस्टल एरियाज़ में आ जाएगा, कोस्टल रीजन्स में आ जाएगा। तो उसकी वजह से रेनफॉल, फ्लड और डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, ओके। होप सो आई एम क्लियर विद द 3 थिंग्स, ओके। अब आई हैव ट्राइड इस वीडियो को अगर वापस से समझोगे या अपनी NCERTs को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, स्पेशली आई टेल यू टू रीड पेज नंबर 28, ओके, फ्रॉम योर NCERTs। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी एक्सप्लेन्ड, ओके। थैंक यू।